अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हम चर्चा कर रहे थे भाषा के कौशल की। तो भाषा के कौशल में हमने ये देखा था कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने होते हैं? 4, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें जो भाषा कौशल में हमने प्रथम चीज पढ़ी थी वो थी सुनना, यानी श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं कालांश में की थी। हमने माना था कि बालक प्रथमावस्था में श्रवण का ही आश्रय लेता है, यानी प्रथम अवस्था में बच्चा है वो सबसे पहले सुन करके ही चीजों को सीखता है। आज जिस बिंदु को ले रहे हैं वो दूसरा है उच्चारण, यानी बोलना। यह कौशल उच्चारण कौशल में देखिए कि पाणिनि के अनुसार, मुनि पाणिनि ने लिखा है कि शब्दोच्चारण के पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थ ज्ञान प्राप्त करती है, तब मन बोलने की इच्छा से प्रेरणा प्राप्त करता है। तो भाषा के उच्चारण के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण से अधिक शुद्ध उच्चारण महत्व रखता है, यानी भाषा के अंतर्गत व्याकरण से अधिक शुद्ध उच्चारण महत्व रखता है। तो शुद्धोच्चारित वाक्य व्याकरण असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण करने पर अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाते। बालक सुनते सुनते वक्ता की भांति बोलने की स्वयं कोशिश करता है। अध्यापक को बालक को शुद्ध उच्चारण करने में मदद करनी चाहिए तथा धैर्य के साथ सहानुभूति रखते हुए बालक को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो देखिए उच्चारण कौशल की आवश्यकता। उच्चारण कौशल की आवश्यकता, इसमें पहला, बिना उच्चारण ज्ञान के भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। तो उच्चारण ध्वनियों के आधार पर किया जाता है, इसलिए अशुद्ध उच्चारण होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, इसलिए अशुद्ध उच्चारण भाषा का स्वरूप बिगाड़ता है। तो उच्चारण बाल्यावस्था से ही बनता बिगड़ता है, इस कारण छात्रों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए। तो उच्चारण कौशलता के कारण ये चीजें हैं कि उसमें शुद्ध कौशल होना चाहिए, यानी भाषा का उच्चारण है वो शुद्धता रूप में होना चाहिए, व्याकरण सम्मत होना चाहिए। ऐसा अभ्यास बच्चों को करवाना चाहिए। अब है उच्चारण भेद के कारण। उच्चारण भेद के कारण, तो इसमें पहला है शारीरिक प्रभाव। पहला कौन सा है? शारीरिक प्रभाव, यानी व्यक्ति के उच्चारण पर शारीरिक विकारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब है भौगोलिक प्रभाव, यानी शारीरिक प्रभाव आप देखिए कि बच्चा अस्वस्थ होगा तो उच्चारण कम कर पाएगा, या मान लीजिए शारीरिक विकार है कोई, जैसे मान लो बोलने में उसे कठिनाई है तो वो उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएगा, उसका तोतला स्वरूप है तो भी वो शुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएगा। अब है भौगोलिक प्रभाव, यानी उच्चारण भेद में भौगोलिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जैसे बंगाल में ओष्ठ को गोल बनाकर उच्चारण किया जाता है तथा पंजाबी में पुत्र को पुत्र उच्चारित करते हैं। तो इस प्रकार भौगोलिक प्रभाव का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देशज रूप से भाषाएं प्रभावित होती है। तीसरा है सामाजिक प्रभाव, यानी हमारी बोली पर समाज का प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? समाज का, यानी घर की बोली तथा बाहर की बोली में अंतर होता है। घर में नौकर को राजू कहा जाएगा तथा कार्यालय में उसे ही राजेंद्र कहा जाएगा। ये सामाजिक प्रभाव तो पड़ता ही है ना, क्योंकि अगर घर में कोई नौकर है तो उसको राजू कहते हैं, राजू, परंतु
अगर वो कार्यालय में जाएगा तो वहाँ का सामाजिक परिवेश अलग होगा, उसे वहाँ राज्य नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे राज्येंद्र कहा जाएगा। तो इस प्रकार उच्चारण भेद के कारण ये शारीरिक प्रभाव हो सकता है, भौगोलिक प्रभाव हो सकता है या सामाजिक प्रभाव हो सकता है। अब है उच्चारण दोष के कारण, यानी शीघ्र प्रयत्न। उच्चारण दोष के कारण क्या है? एक तो शीघ्र प्रयत्न, शीघ्र करता है, उच्चारण करने की कोशिश करता है कि जल्दी से कर दे, तो उसमें दोष आ जाता है। या प्रयत्न लाघव या मोक्ष, या प्रयत्न लाघव के कारण या मुक्षुक के कारण हो सकता है, या आदत के कारण हो सकता है, या शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होने के कारण भी अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। तो इस प्रकार ये दूसरा कौशल था, उच्चारण कौशल यानी बोलना। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, और तीसरा है फिर पढ़ना यानी पठन कौशल। पठन कौशल में देखिएगा कि श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास करने के उपरांत अध्यापक को बालक में पढ़ने की क्षमता का भी विकास करना चाहिए। अब वो पढ़ना आना चाहिए। पहले तो वो सुनने का कौशल प्राप्त कर लिया, फिर थोड़ा कुछ बोलने का उच्चारण उसे हो गया, तो उसे पठन कौशल भी होना चाहिए। यानी अध्यापक है वो बालक को चित्रों के माध्यम से लिपि का ज्ञान करा सकता है तथा बालक में पठन कौशल को विकसित कर सकता है। छात्र अन्य व्यक्तियों के लिखित विचारों को पढ़कर समझ सके, यह पठन कौशल होता है। यानी पठन कौशल क्या है? या आपने क्या लिखा है उसके अर्थ को बालक पढ़ करके समझ सके। यानी पठन शब्द की रचना है पट धातु प्लस अन से हुई, यानी ल्यूट। इसका अर्थ वाचन से ग्रहण किया जाता है। यानी पठन शब्द की रचना किससे हुई है? पट धातु से, यानी पठ प्लस ल्यूट यानी अन, यानी पठन से हुई। लिखित रूप में किसी भी अंश, विचार या बात को मन में या बोलकर पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। यानी पठन क्या कहलाता है? कि लिखित रूप में किसी भी अंश या विचार या बात को मन में या बोलकर पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। तो इस कौशल में सर्वप्रथम अर्थ को महत्व देते हैं। इसमें छात्र पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम किसको अधिक महत्व देते हैं इस कौशल में? पठन को। यानी पठन के साथ उसके अर्थ को महत्व दें। इसमें छात्र क्या है? पढ़कर अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब देखिए वाचन, यानी वाचन जब हमें लिखित बात स्वयं पढ़नी होती है अथवा किसी को वह बात पढ़कर सुनानी होती है, तो इस बात को प्रभावपूर्ण यानी शुद्ध उच्चारण के साथ मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास ही वाचन कहलाता है। यानी वाचन क्या होता है? कि हमारी लिखी हुई बात को हम पढ़ करके किसी दूसरे को सुनाएं या प्रभावपूर्ण शुद्ध उच्चारण से मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास करें, यह वाचन कहलाता है। यानी पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक को लिपिबद्ध शब्दों में पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। अब देखिए वाचन का महत्व, यानी वाचन में किसी भी प्रकार की नियुक्ति अथवा पदोन्नति में सामान्य ज्ञान का परिचय देना अथवा रखना आवश्यक है, और इसका बहुत बड़ा साधन है सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का पठन। यानी सामान्य ज्ञान की जितनी भी पुस्तकें होती हैं उन्हें पढ़ने से इसके वाचन के महत्व का पता चलता है। तो दूसरी है वाचन शक्ति हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। वाचन शक्ति क्या है? हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा देखिए कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति कई प्रकार के साहित्यिक ग्रंथों में निबद्ध है जिनके अध्ययन या वाचन से संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वाचन के कारण ही
हम अपने जीवन के खाली समय में कहानियों व उपन्यासों का वाचन करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इससे अगर पढ़ना आए तो फिर खाली समय में हम किसी भी प्रकार की कहानियों को, उपन्यासों को पढ़ करके आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके सामने अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र आता है और समाचार पत्र को देखते हैं परंतु पढ़ नहीं पाते, तो फिर आत्मग्लानि सी होती है। इसलिए पढ़ना आए तो अखबार को पढ़ करके, न्यूज़पेपर को पढ़ के, या समाचार पत्र को पढ़ करके, या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके, कहानियों को, उपन्यासों को पढ़ करके हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस प्रकार वाचन का अत्यधिक महत्व है। यानी वाचन के प्रकार। अब देखिएगा वाचन के प्रकार। वाचन के प्रकारों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वाचन को कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो सस्वर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन, तथा तीसरा होता है द्रुत वाचन। एक तो सस्वर वाचन हो गया, दूसरा हो गया मौन वाचन, और तीसरा हो गया द्रुत वाचन। यानी सस्वर वाचन क्या है? किसी भी पाठ्य सामग्री या पुस्तक को ध्वनि सहित उच्चारण करके पढ़ा जावे अथवा ध्वनि युक्त उच्चारण हो जिसमें आवाज दूसरे व्यक्तियों को सुनाई दे, उसे सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन 2 प्रकार का होता है। यानी सस्वर वाचन क्या है कि हम पाठ्य सामग्री जो है उसको सस्वर रूप में यानी ध्वनि सहित उच्चारण करके पढ़े ताकि दूसरे भी सुन सके। तो यह ध्वनि उच्चारण हो तो उसमें आवाज दूसरे व्यक्तियों को भी सुनाई दे, उसे सस्वर वाचन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। यानी आदर्श वाचन में क्या है? यानी जब आदर्श वाचन में क्या है कि जब अध्यापक किसी पाठ को शुरू करने से पहले उसका पूर्व ज्ञान छात्रों को देकर ध्वनि सहित सर्वप्रथम सस्वर वाचन करता है, उसे ही आदर्श वाचन कहते हैं। यानी जब अध्यापक किसी पाठ को शुरू करने से पहले उसका पूर्व ज्ञान छात्रों को देकर ध्वनि सहित सर्वप्रथम सस्वर वाचन करता है, उसे ही आदर्श वाचन कहते हैं। यानी यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो कक्षा के समक्ष अध्यापक द्वारा किया गया वाचन ही आदर्श वाचन कहलाता है। और दूसरा कौन सा होता है? अनुकरण वाचन। यानी अध्यापक द्वारा किए जाने वाले वाचन के अनंतर विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। यानी अध्यापक ने जो वाचन किया उस वाचन का विद्यार्थियों ने भी उसी प्रकार सस्वर वाचन किया तो वो अनुकरण वाचन कहलाता है। दूसरा है मौन वाचन। मौन वाचन में क्या है कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना मौन वाचन या मौन पठन कहलाता है। उस पाठन का उद्देश्य भावानुभूति व अर्थ ग्रहण करना होता है। यानी मौन वाचन के द्वारा बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात भी करते जाते हैं। तो मौन वाचन के कारण स्वाध्याय की आदत पड़ती है, यानी चिंतनशील तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा मौन वाचन की उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जा सके। इस प्रकार पढ़ने में समय, शक्ति, गति, व्यावहारिकता, बोधगम्यता, स्मरण शक्ति, अध्ययन आदि सभी दृष्टियों से मौन वाचन का महत्व सिद्ध हो जाता है। यानी मौन वाचन क्या है? मन ही मन में पढ़ना। इससे क्या होता है? एक तो पढ़ने में गति आती है और इसके साथ साथ अर्थ ग्रहण करने में भी सहजता उद्देशित हो जाती है। तो इसमें मौन वाचन होता है। और तीसरी क्या है? द्रुत वाचन, यानी तेज गति से पढ़ना। यानी द्रुत वाचन में क्या है कि सस्वर और मौन वाचन के दोनों प्रकार पाठ्य पुस्तकों के लिए लागू होते हैं। यानी सस्वर और मौन वाचन के दोनों प्रकार क्या है? पाठ्य पुस्तकों के लिए लागू होते हैं। परंतु आदर्श और अनुकरण वाचन जो है, लेकिन आदर्श और अनुकरण वाचन है उसका विधिवत पालन करने के पश्चात छात्र उतना नहीं पढ़ पाते जितना कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार इस कमी को पूरा करने के लिए द्रुत वाचन का विकास किया गया है।
यानी इस वाचन से बालकों में शीघ्र पढ़ने की आदत विकसित होती है, जिसमें कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सके तथा छात्रों में स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है इससे। तो इस प्रकार ये वाचन की तीन स्थितियां कौन कौन सी हो गई? एक तो सस्वर वाचन, दूसरा हो गया मौन वाचन और तीसरा हो गया द्रुत वाचन। अब आज के कालांश में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। अगले कालांश में हम फिर करेंगे वाचन की विधियों के बारे में, कि वाचन की आदर्श विधियां कौन कौन सी है, उनके बारे में हम अगले कालांश में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।